All right. Thank you, Valvanji. Thank you so much for giving me this opportunity to talk about me and my theatre, my vision about theatre uh, in your coveted Natrang Facebook page. Namaste, Kiranji. Hello, Kanak. So, the question is from where to start. Actually, जब मेरे पास सब्जेक्ट आया कि माई विजन इन थिएटर, मैं ये सोच रहा था कि वेदर आई डू हैव अ विजन और नॉट. हाय यासिन, वेलकम. And I was trying to see my whole theatre work in retrospect and was thinking, what do I have a particular vision कि मेरा विजन बार बार बदलता रहा. तो जो भी है मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने जो भी मेरी समझ है, जो भी मेरा थोड़ा बहुत थिएटर में ज़िंदगी में अनुभव है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ. आई होप यू पीपल आर बीइंग एबल टू हियर मी. अगर मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक यस लिखने से मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं. ओके. सो शुरू करने के लिए हमेशा मैं थोड़ी सी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों मिला के मिली जुली भाषा में बात करूँगा. ये दोनों में कोई भी मेरी मातृभाषा नहीं है, तो दोनों भाषा में थोड़ी बहुत गलती होगी. आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा. शुरू करने के लिए सबसे पहले जो मुझे लगता है मेरे विजन के बारे में बताने के लिए, मैं थिएटर की दुनिया में स्वयंभू नहीं हूँ. मैं थिएटर में एक ट्रेडिशन का पार्ट हूँ. मेरा थिएटर, मेरा रंगकर्म शुरू होता है बंगाल में, कलकत्ता में तृप्ति मित्रा के साथ. और जो मेरी गुरु रही हैं, जिनके दिखाए हुए रास्ते में मैं इतने साल जितना भी हो सके चल पड़ा. सो आई ट्राई टू follow that path, and my whole journey is a journey of my tradition, my theatre tradition, where I have started this whole journey. 1985 में मेरा परिवार एक थिएटर देखने वाला परिवार था. थिएटर हमारे समय देखा जाता था, और उस थिएटर परिवार के साथ थिएटर देखने जाना थोड़ी ज़्यादा इज्जतदार बात होती थी. इट वाज मोर प्रेस्टिजियस देन गोइंग टू अ फिल्म. फिल्म को थोड़ा सा ट्रिवियल आर्ट फॉर्म माना जाता था, और थिएटर एक अच्छा और एक सभ्य फॉर्म माना जाता था. तो मेरे बहुत सारे थिएटर देखना मेरे परिवार के साथ हुआ. तो मेरे पापा, मामी, मेरी बहन, इन सब के साथ मैं थिएटर देखने जाता था. ऐसे ही 1985 में शंभू मित्रा जी दश चक्र एनिमी ऑफ द पीपल कर रहे थे. एंड शंभू मित्रा जी तब तक नाटक करना, रेगुलरली नाटक करना छोड़ दिए थे. स्वेच्छा अवसर लेके वो घर पर बैठे हुए थे. बीच बीच में कभी एक आध साल में, 2 साल में एक कोई कविता पाठ के अनुष्ठान में उनको देखा जाता था, सुना जाता था. तो दश चक्र बांग्लादेश में बहुत बड़ी आफत आई थी. सो ही वांटेड टू हेल्प द बांग्लादेश गवर्नमेंट बाय डूइंग चैरिटी शोज. सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही केम ऑन टू द स्टेज विथ एनिमी ऑफ द पीपल, दश चक्र. And there were 7 shows in Rabindra Sadan, and Rabindra Sadan had 1100 seats.
And I was very keen seeing Shambhumitra on stage. And I told my family. So my mother went and she stood in the line. But the counter, there were many, many people who wanted to see Shambhumitra live on stage. सो कोई तो 3 दिन पहले से, कोई 4 दिन पहले से रविंद्र सदन के सामने लाइन लगा के खड़े थे, घर से थोड़े बहुत खाने का सामान लेके फुटपाथ पे सो के शंभुमित्र को लाइव देखने के लिए, उसके टिकट पाने के लिए, क्योंकि हर इंसान को 2 ही टिकट शायद दिया जा रहा था। तो ऐसे तो जिस दिन टिकट दिया जा रहा था उस दिन सुबह हम गए, पर क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी तो टिकट मिलने से पहले ही सारी टिकट ख़त्म हो गई। मतलब 3-4 घंटे में 7,700 टिकट सारे बिक गए। उसमें से कुछ टिकट कर्मकर्ताओं के लिए, स्पेशल गेस्ट्स के लिए बचा के रखा गया था। तो मेरी मम्मी पापा दोनों आला अफसर हुआ करते थे, तो मेरी मम्मी ने बहुत सारे जगह बातचीत करके he could find 3 tickets for me, my sister and herself to a show of Shambhumitra's Dashachakra, Enemy of the People. And when I started seeing it, I immediately, within 5 minutes, I understood that I am in front of a huge talent. I haven't seen Shambhumitra live acting before that. I have heard him sitting and reciting poetry, but I haven't seen him walking, talking and performing. So we started seeing him, and I still remember it was 1985. It's a few decades back from now. There was a moment when Dr. Stockman, the main character, he is searching for a truth, and he wants to convince the whole society about a truth, that the whole the city is built on an unsure ground, and everybody in the city is against him, and he is still continuing his position, and he is trying to pursue the truth. So after fighting many people, he comes back home, and he opens the door. It was a minimally box set, and there was a door at the back, and he just shifted the curtain, the door curtain, and Vijayalakshmi Varman Vijayalakshmi was performing the role of his wife. She starts saying that आप ये search करना छोड़ दो. She was quite supportive by that time. But she suddenly started saying कि तुम ये छोड़ दो, देखो आज घर में पत्थर फेंका है, घर में लड़की है, कल कुछ हो जाएगा तो कैसे होगा, तुम इसका तलाश करना छोड़ दो. And while he was saying, Shambhumitra just shifted that curtain and was standing at the doorway. And after the Hoimo, the character who was playing his wife, he finished talking, he had taken a very long silence. Maybe a 45-second long silence. And we were all waiting with stopped breath that what he would say. And he looked at the stage, looked at his wife and said that, Hoimo, मैं नहीं चाहता हूँ कि बड़े होकर मेरे बच्चे मेरे नाम पर थूके. And he again dropped the curtain and vanished at the backstage. So it was a very small entry. It was just drawing that curtain, taking a pause, saying that sentence. But the dignity, the conviction, the faith, everything that was so evident in his acting, I was very sure that this is my dream teacher. I want to learn from him. So I tried to find for his address, and I went to his place one day after I was 19. And after my college, I went to his place. I found his place. I climbed the stairs in his 5th floor apartment of Gol Park. And Shambhumitra, my God, he opened the door. And I said, I want to learn theatre from you. And he said, I don't teach theatre. I said, but I want to learn. And
You have taught our earlier generation. And if you don't teach, how our generation will learn? He said, I have taught many people in our generation. They haven't learned anything. So why should I teach you? I said that that's not my problem. Who have learned or not, I want to learn from you, and my generation wants to learn from you. So you have your responsibility to teach me. And he looked at me and smiled and paused for a while and said कि अगर तुम्हें मैं सिखाऊं तो भी तुम सीख पाओगे, इसका क्या भरोसा है? I didn't have any answer. So he looked at me, he smiled and he said, I don't teach anymore. And he went inside and closed the door. So I couldn't learn from him. So I thought how to start learning. Then I got to know that his wife, Tripti Mitra, who is also a doyen of Bengali theatre and one of the most important actress of 20th century, not only of India, but possibly of Asia or of the whole world. She had left Bahurupi and she had started a theatre school, and one can go and join as a student. So one day I went there and joined there. And I rang the bell, and her daughter Shauli Mitra, who herself is also a great actor and director, she opened the door and she said, you come on Wednesday between 6 and 6:30, and then you talk to the group people. So I went between 6 and 6:30 and I met people and I joined theatre. That was my beginning at the age of 19. So I joined theatre, I was doing classes. We had very strict discipline. If you are late, even by 2-3 minutes, then you are not supposed to enter. So if the rehearsal starts at 4, the door used to get closed at 4, and after 4, nobody can enter. So whatever happens, you always have to be in time. So that was my first lesson. So I remembered that it was a hugely rainy day. After a few months, of course, it was a hugely rainy day in Calcutta, and I was wading my way through half submerged in Calcutta streets. कमर तक पानी भर गया पूरे शहर में, और मैं उसके अंदर चल के भी 4 बजने से 2 मिनट पहले ग्रुप का दरवाज़ा खटखटाया. और जब मैं दरवाजे से अंदर गया तो तब देखा इतनी बारिश के बावजूद भी सब लोग आ पहुंचे हैं. सो ना पहुंचने की कोई रीज़न हो सकती है, थिएटर में इनडिसिप्लिन होने का कोई रीज़न हो सकता है, आप लेट आने का कोई एक्सक्यूज़ हो सकता है. ये मेरे थिएटर के ट्रेनिंग में कभी था ही नहीं. थिएटर मेरे लिए एक नॉर्मल एंट्री की रीज़न थी कि जो भी घट जाए, जो भी हो जाए, आपको सही समय पे अगर रिहर्सल में आना है तो सही समय पे रिहर्सल में आना ही है. उसमें कोई आपका चॉइस या आपके कोई डिसीशन, आपका कोई एक्सक्यूज़, आपके घर में कोई प्रॉब्लम, ये सब नहीं हो सकता. So I used to reach there, and every day you have to sit all through the rehearsal with your spine straight. Of course, you do not get a role. You do not get any role, and you sit completely with your spine straight. And slowly that was practiced. 2 महीने बाद ग्रुप के लोगों ने मुझे ये अधिकार दिया ग्रुप के तरफ से कि मैं ग्रुप के लोगों के लिए चाय ला सकता हूँ. So that was for the first time I felt that I am useful in my group. And I got brought the tea for everybody, and that's in a way initiation of myself in the group. And working more and more. The first training that we were having, that the training of the voice. Training of the discipline, of course. Training of the discipline was the first training, that how to behave, how to sit, how to come in time, how to help in the backstage, how to work for every small details of the group. And slowly going into the acting part of it, creating your body ready, creating your voice ready, and then proxying for other characters, rehearsing for small characters, rehearsing for chorus. So that's how I was slowly getting into it. And
Then there was one incident which I must say, and that was a life-changing incident of my life. Tripti Mitra used to do this play. She also herself used to perform in this play, सरीसृप करके एक नाटक में. तो उस नाटक में एक बहुत गरीब का घर, एक थिएटर बिल्डिंग का, एक टूटा फूटा थिएटर बिल्डिंग का एक जगह है. थिएटर बिल्डिंग में एक जगह है और वहाँ पे कुछ लोग, एक आदमी और एक औरत, जो दोनों इस थिएटर में कभी अभिनेता अभिनेत्री हुआ करते थे, वो दोनों आके आश्रय लिए हैं. उनको घर वालों ने निकाल दिया है. सो वो लोग आके आश्रय लिए हैं और उस जगह में एक के बाद एक चोर, एक भागी हुई लड़की, गुंडों के हाथ से भागी हुई लड़की, ऐसे करके एक भिखारी, ऐसे करके एक एक इंसान वहाँ रात भर के लिए आश्रय ले रहे हैं. तो ऐसी कुछ कहानी है विधायक भट्टाचार्य की. तो उसमें एक पानी का मटका यूज होता था. तो शो से पहले हम सब पहुंचे. हम शो में सारे प्रॉपर्टीज लगा दिए, सारे सेट लग गया और ये लगाते लगाते हमें नजर आया कि वो जो पानी का मटका था वो टूट गया. तो अब तृप्ति मित्र कोई भी सामान टूटना पसंद नहीं करते थे. कोई भी थिएटर का सामान क्यों टूटे, ये उनको बहुत गुस्सा आता था कि थिएटर के सामान तो बचा के रखना चाहिए, चाहे वो 2 पैसे का ही क्यों ना हो, पर उसको बचा के रखना चाहिए. थिएटर के सामान में हम हमारी इमोशन को जोड़ लेते हैं, तो उसको बिल्कुल किसी भी तरह से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए उसको. तो वो सामान, तो पानी का मटका टूट गया. तो हम डरे डरे उनको बताए नहीं. तो हमारे ग्रुप का एक सीनियर इंसान था, वो जाके एकदम एग्जैक्टली सेम देखने में एक पानी का मटका और ले आए, काला मटका, जिसके ऊपर हल्का सा एक जगह में ओरिजिनल टेराकोटा कलर दिख रहा है, ऐसा ही एक लाके उसको रख दिया. तो उसमें 3-4 बार पानी डालना होता था. पहली बार तृप्ति मित्र ने डाला, उन्होंने शायद नोटिस नहीं किया. दूसरी बार उन्होंने पानी डाला और 1 सेकंड के लिए उन्होंने मटके की तरफ देखा और उसमें हम सबको लगा कि पानी का मटका बदल गया. ये उनको पता चल गया. जो भी है, शो खत्म हो गया. शो में हम किसी ने कुछ रोक टोक कुछ नहीं हुआ. शो के अगले दिन उनके घर में रिहर्सल. तो हम सब ने पहुंचा तो हमें पता चला कि बगल वाला जो कमरा है, बाहर वाले जो बैठक खाना था उसमें रिहर्सल होता था, बगल वाले कमरे में उन्होंने हम सबको बुलाया है. तो बगल वाले कमरे में एक दरवाजा बैल्कनी में खुलती थी जो बंद है, और दूसरे दरवाजे से अंदर जाके हम सब खड़े हैं और बैठे हैं. तो उसमें जो प्रॉपर्टी के इंचार्ज जो हमारे सीनियर थे, तो तृप्ति मित्र आए, दरवाजे के सामने खड़े हुए. तो अभी उस कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और जहां वो खड़े हैं वहां पे एक बहुत बड़ा बुक केस रखा हुआ है. तो जिनके ऊपर प्रॉपर्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तृप्ति मित्रा ने उनसे कहा कि आप बैठो बेड पे. तो कमरे में एक छोटा सा डिवान रखा हुआ, तो उसने बैठा, उन्होंने बैठा. तो तृप्ति मित्रा ने पूछा कि वो पानी का जो मटका है टूट गया था ना, वो नया है ना? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, वो टूट गया था, हमने नया खरीद के रखा. तो तृप्ति मित्र ने पूछा, तो जब मैंने पूछा कि वो मटका कहाँ है, तो तुमने तो कहा था कि वो है और तुम लगा दोगे. तो इसने कहा कि हमने सोचा है कि आप गुस्सा हो जाएंगी और शो से पहले आप गुस्सा करेंगी, तो इसलिए हमने कहा कि वो मटका ठीक है और हमने एक नया मटका लाके खरीद दिया. तो तृप्ति मित्र ने बुक केस के ऊपर कोई किताब रखी हुई थी, उसको उठाया और उसके तरफ फेंका, और फेंक के कहा कि तुम झूठ बोला है, तुम झूठ बोल के मेरे साथ थिएटर करोगे, तुम झूठ बोल के जिंदगी भर थिएटर करोगे, यही सिखाया मैंने तुमको और तुम लोगों को, और तुम सब लोग मिलके मेरे साथ झूठ बोल के थिएटर कर रहे हो, क्योंकि मैं गुस्सा हो जाऊंगा और मैं झूठ बोलने से गुस्सा नहीं होंगी. और ऐसे बोलते बोलते बुक केस की आधी किताबें उसके ऊपर उड़ेल दी और कहा कि मुझे आप लोगों के साथ थिएटर करना ही नहीं है. जो लोग झूठ बोलते हैं वो लोग कभी थिएटर नहीं कर सकते, झूठ बोलने वाले से थिएटर हो ही नहीं सकता. ऐसे करके तुम सब लोग चले जाओ, आज से क्लास बंद, आज से और मैं नहीं पढ़ाऊंगी और मैं आप लोगों के साथ थिएटर नहीं करूंगी, मैं झूठ बोलने वाले के साथ थिएटर नहीं करती. तो अब करके वो अपने बेडरूम में चली गई और दरवाजा बंद कर ली. हम 1 आधे घंटे बैठे रहे, अब क्या करना है, अब शायद हमारा थिएटर बंद ही हो जाए. तो
थोड़ी देर बाद ग्रुप के जो सीनियर थे, एक सीनियर भैया ने कहा कि धीरे धीरे करके प्रैक्टिस शुरू करो, वो प्रैक्टिस की आवाज़ सुन के हो सकता है वो मान जाए और वो आके फिर से बैठे। तो फिर हमने प्रैक्टिस शुरू की, हमारी आवाज़ धीरे धीरे इस कमरे से होते हुए दूसरे कमरे तक पहुंची और उसके आधे घंटे बाद वो आई, बैठी और शायद उनका शक्ल देख के लगा कि उस बार के लिए हमें माफ़ कर दी और इस तरह का हमारा थिएटर फिर से कंटिन्यू हो पाया। पर उस दिन मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता चल गया कि झूठ बोल के थिएटर नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही उनके बारे में, तृप्ति मित्र के बारे में और 2-3 कहानी जो बोलने से मेरी थिएटर की भित्ति कहाँ है, किस ज़मीन पर मैं खड़ा होता हूँ थिएटर के नाम पे, वो शायद मैं बोल पाऊँ, समझा पाऊँगा आप लोगों को। तृप्ति मित्र जिंदगी के आखिर में बहुत एक मारण बीमारी में, कैंसर से आक्रांत हुए थे और वो काफ़ी दिन बीमार रहे और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो जब वो बीमार थे तो तब मैं रोज़ सुबह वो बेलव्यू नर्सिंग होम में दाखिल हुए थे और उस नर्सिंग होम में रहते थे। सो मैं उस नर्सिंग होम में जाता था और सुबह उनके साथ मुलाकात करके फिर यूनिवर्सिटी जाता था। तो और उस समय मैं उनसे थिएटर के बारे में पूछता था, उनके थिएटर के बारे में। इतनी बड़ी एक इतिहास के साथ जुड़ी हुई है, उस इतिहास के बारे में मैं जानने की कोशिश करता था। तो एक दिन बातों बातों में उन्होंने मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही थी और शायद वो मेरे थिएटर का कोई विजन है, तो शायद वो मेरे थिएटर का विजन है। उन्होंने एक दिन कहा था कि शांतनु, अगर पूरी जिंदगी थिएटर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, उसको करते रहना चाहिए। पर अगर तुमने किसी एक भूखे इंसान को एक दिन 2 रोज की रोटी खिला दी तो तुम्हारे पूरे जिंदगी के थिएटर करने से बड़ी बात है। एंड उस समय तो मैं समझा नहीं, उस समय तो मुझे लगा था कि शायद ये सच नहीं होगा। पर जैसे जिंदगी के रास्ते में मैं चलता गया तो मैंने समझा कि एक IPTA की ठेठ एक्ट्रेस जो नवान्न जैसे नाटक में अभिनय की है, जिन्होंने बंगाल की भूखमरी देखा है और उस भूखमरी के ऊपर थिएटर भी किया है, वो किस सच्चाई के साथ ये बात कह पाई। और ये सच्चाई कितनी बड़ी सच्चाई है कि पूरी जिंदगी भर थिएटर करने से एक दिन एक भूखे इंसान को खाना खिलाना ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो शायद मैं थिएटर इतने साल कम ज़्यादा जो भी कर पाया वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहा, पर मैं आज भी जानता हूँ कि इस भूखे इंसान को खाना खिलाना मेरे पूरी ज़िंदगी के रंगकर्म से ज़्यादा ज़रूरी काम है और रहना चाहिए। ऐसे ही तृप्ति मित्र के बारे में एक और कहानी याद आ रही है। उनको कालिदास सम्मान मिला था, तो उनकी तब बहुत हालत ख़राब है, मौत से शायद 2-3 महीना पहले ही है। सो शी वॉज वेरी अनवेल। तो वो कालिदास सम्मान देने के लिए जब्बर पटेल और भी भारतीय थिएटर के और बांग्ला थिएटर के कुछ रथी महारथी और सरकारी भी मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से भी कुछ लोग उनके पास आए हैं। वो उस समय आखिरी के कुछ दिन शाओली मित्रा जी के फ्लैट में थे बीमारी के समय, जब बेलव्यू नर्सिंग होम से वापस आके मौत के जस्ट कुछ ही दिन पहले। तो वो बहुत तबीयत खराब है, कभी कभी उनको सेंस आता है, कभी कभी ज़्यादातर कोमा में चली जाती है। तो मुझे अभी भी याद है कि बाहर के कमरे में सारे बड़े बड़े लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर तृप्ति मित्र थोड़ी सी होश में आ जाए तो बाहर के कमरे में आएंगी और उनको ऐसे अवार्ड दिया जाएगा और मीडिया उसका फ़ोटो वोटो खींचेगा। सारे मीडिया उनका इंतज़ार कर रहा है, फ़ोटो वोटो खींचेगा और फिर मीडिया के लिए ये ओकेजन पूरा हो जाएगा। तो जैसे भी हम इंतज़ार करते करते तृप्ति मित्र कोमा से बाहर आई, थोड़ी बहुत उनको होश आया, तो उनका एक दो ही उनके पास कीमती साड़ी हुआ करती थी। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कभी कीमती कुछ चीज़ इकट्ठा नहीं करी। जो भी जब ज़रूरत हुई, घर का सोफ़ा सेट बाहर वाले कमरे में बैठक में रिहर्सल होना है इसलिए सोफ़ा सेट भेज दी थी,
कोई नाटक के लिए फंड जुटाने की ज़रूरत है, फंड नहीं आई तो अपनी जो पुरानी गाड़ी थी वो बेच दी थी। तो इस तरह से उनके पास कोई ऐसे बहुत कीमती चीज़ होती नहीं थी, तो उनको ऐसे एक दो ही पोशाकी साड़ी हुआ करता था जो बहुत ओकेजन में वो पहना करती थी। तो ऐसे ही ये ब्लैक कलर की जामदानी, ढाकाई जामदानी साड़ी थी, तो उनके ऊपर वो लपेट दिया गया, उनके मैक्सी के ऊपर, और उनको व्हील चेयर में बगल वाले कमरे में लेके जाया गया। उन्होंने अवार्ड लिया और 15-20 मिनट सबके साथ हंस के बात किया, जब्बर पटेल जी से हंस के बात करी, और मीडिया को छोटा मोटा इंटरव्यू दिया, और फिर व्हील चेयर में अंदर वाले कमरे में आई, और आते ही फिर होश खो बैठी और फिर कोमा में चली गई। और फिर 2 दिन बाद उनको होश आया, और अभी भी मुझे याद है कि उस अवार्ड के 2 दिन बाद उनका होश आया। वो ऐसे बड़े दर्द से थोड़े बहुत आँख खोले, तो उनकी आँख खोली तो उनके सर के ऊपर शावली दी झुके और बोला, कैसा लग रहा है माँ? तो उन्होंने कहा, हाँ अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। सो ये पूछने के बाद शावली दी ने कहा कि माँ, उस दिन तुम उस कमरे में गई और तुमने अवार्ड ली और तुमने मीडिया से बात करी, और तुमने इस तरह से बात करी जैसे तुम्हें कोई बीमारी है ही नहीं। उस समय किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि तुम इतनी बीमार हो, तुम ऐसे कैसे किया? तो तृप्ति मित्र बड़े दर्द से आंख और आधी खोल के कहा कि शावली, वही तो हमें सबसे पहले सीखना होता है, कैसे अपना दर्द छुपा लेना होता है। सो that is the time and period and the sincerity and dedication which I was trained with, and that remained my source of तो ये जो बांग्ला थिएटर के एक 60 के 70 दशक के 50 दशक से 60 से 70, मैं उस धरोहर को 80 के दशक के अंत में पा रहा हूँ, थोड़ा सा ही पा रहा हूँ, पर मैं बहुत लाकी हूँ कि मैं उस धरोहर को पा रहा हूँ। एक आदर्श का थिएटर, एक जिंदगी चलाने के लिए एक थिएटर भी एक जरिया हो सकता है। थिएटर आपके सिर्फ एक रंगकर्म नहीं है, वो एक छोटा मोटा एक अपनी जिंदगी का साधन नहीं है, वो आपके नाम कमाने का, पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, वो एक धर्म की तरह है, और वो धर्म की तरह ही वो आपको इंस्पायर करता है, और उसी रास्ते में चलते हुए आपको आगे जाना है। So that was somehow the late 80s theater where I have joined, and I really can't stop talking about my guru, my Tripti Mitro. I still can remember that one day she was very unwell, and she used to do a 2.5 hour long solo performance called Aparajita. So she was getting rheumatoid arthritis, and she was not being able to move properly, and she had fallen before 2 days before the show, and she was on steroid, and we all thought that she won't be able to do the show. But both Khalid Chaudhary and Tapas Sen, the two doyens of set design and light design, those who were major collaborators of Bahurupi for many years, and established an international quality of theatre design in our country. So both of them were very close friend of our group, and there was a show in Rabindra Sadan, and all the tickets were sold, and the rule of our group was that even if one ticket was sold, we have to do the show. And it was a houseful show, so, and whenever we used to advertise Aparajita, we hardly used to take one or at the most the second day to make the show houseful. Whenever we used to open the auditorium, open the counter, we used to see that there are 200-300 people standing in front of the auditorium to book tickets in advance, because everybody knew that if Tripti Mitra is doing Aparajita, her solo show, then that would be houseful within a day. So there was never a third day of ticket counter ever
in her entire gamut of the shows. I was seeing this show and I was a part of the management team and the group when she had already performed it for some 17, 18 or 20 years. But even after 20 years, the popularity of that show was immense, and it was just one or maximum the second day, and auditorium of 1100 seats or 800 seats were full with the click of the finger in 4-5 hours, at the most 6-7 hours of counter sale. So it was all full, and we were all anxious that Tripti Mitra will not be able to do the show, and अनिल रंजन भौमिक को बहुत 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 शुक्रिया कि आपने वो प्ले देखा है. So we were all thinking that आज शायद तृप्ति मित्रा शो नहीं कर पाएंगी और कल सारे मीडिया में ये बात फैल जाएगी that she is unwell and she will not be able to do the show. She has not been able to do the show. तो anyway उनको तो शो करना ही था, तो वो स्टेरॉइड वेरॉइड लेके ऑडिटोरियम पहुंची और नाटक शुरू कर दी. और इंटरवल में आई और जैसे वो एक कप गरम चाय, काली चाय पीती थी, ऐसे चाय पी और किसी तरह से अपने सारे दर्द को छुपा के दवाई लेके, पेन किलर लेके शो खत्म करी. और शो खत्म करने के बाद 2-5 मिनटों लोगों से ग्रीन रूम में मिली और सबसे हवाई ली कि हाँ ठीक ठीक, अच्छा लगा आपको, अच्छा लगा, ओके, और बोल के फिर ग्रीन रूम में जाके बेहोश हो गई. तो फिर हम उनको घर वर ले गए. नेक्स्ट डे जब हमारा रिहर्सल था तो हम उनसे मिले. तो हमने उनसे पूछा कि आप उस दिन इतने दर्द के बावजूद शो कर दिए और सबको बहुत अच्छा लगा. तो उन्होंने कहा हाँ सबको बहुत अच्छा लगा, पर मेरे हिसाब से शो उतना अच्छा नहीं हुआ. दर्द के कारण कहीं कहीं मैं बिखरती रही. और उसके बाद उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जो मेरी जिंदगी का आज भी एक ध्रुव तारा की तरह मुझे वो बात याद आती है. कि उन्होंने कहा कि देखो कभी कभी ना आप बहुत अच्छा शो करोगे, आपको लगेगा कि मैं अंदर से निचोड़ के दे दिया, पर उस दिन दर्शक आके कहेंगे कि आज मजा नहीं आया. और किसी किसी दिन आपको लगेगा कि आज कुछ नहीं दे पाया, आज मैं अंदर से बिल्कुल खाली था. और उस दिन दर्शक आके कहेंगे आज जो आपने किया वो कमाल कर दिया, इससे पहले आपने कभी ऐसे नहीं कर पाया. तो दर्शक जो कहते हैं उसको सुन लो, पर दर्शक की बातों से अपने टैलेंट को जज मत करो, अपनी जिंदगी को जज मत करो. सो ये अंदर एक अभिनेता या एक निर्देशक या एक रंगकर्मियों को अपने अंदर जान पाना कि मैं आज का काम मैंने कैसे किया, वो मेरा बेस्ट काम है, आज मैं अपना श्रेष्ठ काम को दे पाया कि आज मेरे काम में कोई कमी रह गई. ये अपने अंदर जानना होता है, अपने समझ से समझना होता है. और उसके लिए हमारा ये शरीर और हमारा ये मन उसका सिर्फ एक जरिया है. उसका मेरे रंगकर्म, मेरा थिएटर मेरे से बहुत बड़ी चीज है. अगर मैं थिएटर ना करूं तो उसमें थिएटर का कुछ आता जाता नहीं है. थिएटर 2500 साल से चल रहा है और भी 2500 साल चल जाएगा. मेरे थिएटर करने से मैं थिएटर को जिंदा रहने की जरूरत नहीं है. मेरी जरूरत है थिएटर करना. मैं इसलिए थिएटर करता हूं कि मेरी भयंकर जरूरत है, बिना रोज थिएटर किए मैं जी ही नहीं सकता. पर थिएटर को मेरी कोई जरूरत नहीं है. थिएटर एक निष्ठुर देवी है जिसका साधना जिंदगी भर करते जाना है, पर उसका चरण कमल पाना शायद हमारे नसीब में हो ना हो वो कोई नहीं कह सकता. तो इस तरह की एक ट्रेडिशन से, एक ट्रेनिंग से, एक कठोर साधना से थिएटर की शुरुआत हुई है मेरी. जब मैं देखता हूं कि लोग 15-20 दिन रिहर्सल करके या जुम्मे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में 45 दिन रिहर्सल करके लोग नाटक कर देते हैं, 2-2.5 घंटे के नाटक कर देते हैं. और उस 45 दिन में भी कुछ मुश्किल से 20-25 दिन एक पूरे दिन काम हो पाता है, कभी कभी तो 10 दिन पूरे दिन काम हो पाता है. और बाकी तो ऐसे ही कुछ आधा दिन, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे. इतने में एक प्ले के पहली रीडिंग से लेके उसके मंचन तक हो जाता है. तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मुझे इस तरह से काम करना भी पड़ता है मजबूरन.
कभी कभी नौकरी के खातिर, कभी कभी किसी के मन भरने के खातिर। पर इन सारे समय मुझे लगता है कि ये रंगकर्म जो है इसके प्रति मैं अन्याय कर रहा हूं। जिस थिएटर से मैं बड़ा पला हूं उस थिएटर में 1 साल बैठ के सिर्फ नाटक पढ़ा जाता था, और वो नाटक पढ़ते पढ़ते सारे कैरेक्टर, सारे अभिनेताओं को सारे रोल याद हो जाते थे। तो 1 साल वो बैठ के पढ़ने के बाद उसकी एक पब्लिक रीडिंग होती थी, और उस पब्लिक रीडिंग में अब बिना स्क्रिप्ट का, बिना म्यूजिक ऐड किए, बिना लाइट किए, बिना कॉस्ट्यूम किए मंच पर आपके पूरे ग्रुप बैठ गए और वो लोग सिर्फ पाठाभिनय करते थे। पाठाभिनय मतलब स्मरण से, स्मृति से अब पूरे नाटक शुरू से अंत तक करके सुनाते थे, और वो क्लोज डोर शो होता था, और उसमें सिर्फ आपके कुछ पहचान के लोग, आपके यार दोस्त ही आते थे। और उस क्लोज डोर शो के बाद अब सबसे पूछते थे कि ये शो अब इसके आगे लेके जाया जाए क्या। अगर सब लोग कहते थे कि हाँ ये नाटक अच्छा है, आपने अच्छी तरह से इसको डेवलप किया है, तो फिर उसके बाद उस पर फिजिकली काम होना शुरू होता था। फिर उसको मंच पर कैसे दिखाया जाए, उस नाटक पे शरीर कैसे डाला जाए, उस नाटक का कॉस्ट्यूम कैसा हो, सेट कैसा हो, उसका उसमें लाइट्स कैसे हो, उसमें कैरेक्टराइजेशन कैसे हो, उसमें कॉम्पोजिशन कैसे हो, उसमें कोरियोग्राफी कैसे हो, इसके ऊपर 1 साल और काम होता था। तो और अगले साल फिर उसी तारीख के आसपास वो नाटक का मंचन होता था। तो एक नाटक करने के लिए 2 साल लगता था, और कई बार ऐसे हुआ है कि 1 साल कोशिश करने के बाद उस पाठाभिनय में अगर सबने कहा कि नहीं ये नाटक नहीं बन रहा है, आपके कोशिश के बावजूद भी ये बात वो कह नहीं पा रही है जो आप कहना चाह रहे हैं, या इस नाटक में शायद वो दम है ही नहीं, या इस नाटक का कथन आज के समय के लिए, आज के युग के लिए उचित नहीं है, तो वो नाटक उस समय ड्रॉप कर दिया गया 1 साल की कोशिश के बाद। तो आजकल जो ये मैगी की तरह नाटक बनने लगे हैं कि गर्मा गर्म 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लोग मिले, एक जगह में जुटे, और कुछ लोग फोन में रिहर्सल कर दिए, कुछ लोग पहुंच गए, कुछ लोग डायलॉग याद किए, कुछ लोग डायलॉग नाटक होने से 3 दिन पहले याद किए, किसी ने स्टेज में जाके कोई गर्मा गर्म ब्लॉकिंग कर दिया क्योंकि वो ब्लॉकिंग के समय आ ही नहीं पाया, किसी ने प्रॉक्सी कास्ट के साथ रन थ्रू किया और शो में जाके किसी और कास्ट के साथ किया। तो इस तरह से जो एक नाटक होता है, वो नाटक, मैंने जो नाटक सीखा है वो थिएटर है ही नहीं। थिएटर के लिए जो एक निष्ठुर निर्मम साधना की जरूरत है, और उसके सारे पुर्जे परफेक्टली वर्क करना होता है, वो नाटक आज की तारीख में बहुत रेयरली ही देखने को मिलता है। मुझे नहीं लगता कि साल में अगर मैं 100 नाटक देखता हूं तो उसमें एक नाटक में भी उस तरह की लगन और उस तरह के सीरियसनेस दिखता है। मुझे याद है कि एक बार एक नाटक में एक अभिनेता एक शब्द को गलत बोल रहा था, और उसके जुबान से बाई चांस उस दिन के रिहर्सल में, शो होने में 2-3 दिन बाकी था, और उसके जुबान से वो एक उच्चारण गलत ही हो रहा था। तो डायरेक्टर साहिबा तृप्ति मित्रा जी ने एक बार सुधारा, 2 बार सुधारा, तीसरे बार प्यार से बोला कि क्या हो गया, ये तो तुम अब तक सही बोलते रहे। फिर रन थ्रू शुरू हुआ, फिर रन थ्रू में उसने वही शब्द गलत बोला। सो उस जगह में नाटक रोक दिया गया, और तृप्ति मित्रा ने कहा कि शो बंद कर दो, मैं नहीं चाहती कि मेरे ग्रुप के नाटक हो और उसमें मेरा एक्टर गलत उच्चारण करे। तो एक शब्द का भी गलत उच्चारण करने से, जो इंटेंडेड उच्चारण नहीं है, जो अपने बहुत दिन कोशिश करके उस शब्द का जो वजन होना चाहिए, जो मीनिंग होना चाहिए, जो उसका लय होना चाहिए, जो उसमें के जरिए जो फील आना चाहिए, उसका जो भाव निकलना चाहिए, उसका जो चरित्र के हिसाब से वो शब्द जिस तरह से उच्चारित होनी चाहिए, अगर उसमें थोड़ी सी भी कमी रह गई तो वो नाटक मंचस्थ करने लायक नहीं है। नाटक एक पूर्णतः, जब तक आपकी पूरी कोशिश डाल के आप उसको एक पूर्णतः रूप नहीं दे पा रहे, आप एक फाइनल रूप नहीं दे पा रहे जो आपके हिसाब से पूर्ण है, तब तक आप उसका शो नहीं करेंगे। और जैसे ही एक शो हो जाता है, आपको दर्शक के आलोचना से, रिस्पॉन्स से समझ में आता है कि उसमें क्या क्या कमी रह गई, क्या क्या खामियां रह गई।
तो उस दिन से अगले शो तक आपकी साधना फिर से शुरू हो जाती है कि नाटक को अब कैसे नए सिरे से बदले, कैसे उसमें क्या क्या परिवर्तन लाए, कैसे उसको उसमें बदलाव लाए, उसमें चेंजेस लाए, उसको फिर नए सिरे से बनाए और उसको फिर से दर्शक के सामने ले जाने से पिछले शो से नेक्स्ट शो तक अपने अब किस तरह से उसको एक नए उसमें एक नया जान डाले और उसको और आगे ले जाए। तो ये जो एक अनंत परिक्रमा है, एक जो कोई फाइनल प्रोडक्ट है नहीं और जिस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप जिंदगी भर कोशिश कर रहे हो, एक नाटक ही आपके जिंदगी में कभी अंत नहीं होने वाला। वो बार बार नए सिरे से नए रूप से आपको नया चैलेंज देने वाला है और उस समय के साथ बदल जाने वाले दर्शकों को, समय के साथ बदल जाने वाले इतिहासों के सामने बार बार उसको आपको रिवर्क करना पड़ेगा। ये जो रंगकर्म की साधना है, जो जिसके लिए आपको पूरी जिंदगी दे देना है और जो एक धर्म की तरह है, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको ना गाड़ी खरीदी जाएगी आपके थिएटर के पैसे से, ना आपको बंगला होगा, यहां तक कि आपको 2 रोज की रोटी भी मिलेगी इसकी कोई निश्चयता नहीं है। पर आपको थिएटर करना है क्योंकि वो आपके जिंदगी का कॉल है। बिना थिएटर करके आप जी ही नहीं सकते। आपको खाना खाने की तरह, सांस लेने की तरह, पानी पीने की तरह बिना थिएटर का आप जी ही नहीं सकते। बिना रंगमंच के ऊपर या रंगमंच के पीछे काम करके आपकी जिंदगी बेकार है, बेसुआदी है। आपको उस जीने का कोई मतलब ही नहीं है। ये वो बोध अगर आपके अंदर नहीं है, ये लगन अगर आपके अंदर नहीं है, तो रंगकर्म जैसे एक विधा के लिए आप है ही नहीं। तो रंगमंच एक सीढ़ी नहीं है। रंगमंच कुछ दिन करके, आजकल बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर बॉम्बे में कहते हैं कि थिएटर करके आओ, थिएटर करके आने से आपका एक्टिंग करने का, आपको फिल्म में रोल मिलने का चांस बढ़ जाएगा। अभिनेता थिएटर करे, फिल्म करे, टेलीविजन सीरियल करे, वेब सीरीज करे, वो थीम पार्क में बंदर बन के नाचे, वो आलू का गोडाउन चलाए, वो एस्ट्रोनॉट बने, वो साहित्यिक बने, वो कुछ भी करे, दुनिया में कोई भी काम करे, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो जो मर्जी हो, कोई भी आर्टिस्ट कर सकता है। पर कोई अगर थिएटर करता है, ये बात कहता है या कहती है, तो उसके जिंदगी में हर चीज थिएटर के प्रति ही, थिएटर एक और एकमात्र, जैसे अर्जुन को सिर्फ पंछी का आंख ही दिखता है, उसी की तरह उस दिशा में आगे जाने की जरूरत है। हमारे सबके जिंदगी में डिटोर है, हमारे सबके जिंदगी में हमारा ईश्वर खो जाता है, हमारे सबके जिंदगी में हमारा धर्म खो जाता है, हम अधर्मी विधर्मी हो जाते हैं, पर फिर मुड़ के हम अपने धर्म के पास वापस आते हैं। हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब चीज हमें हमारे धर्म से च्युति घटाता है। हमारे जो भी हमारे प्रार्थित देवता है, हमारी कांक्षित देवता है, हमारी जो सार्थ है जिंदगी का, जिस रोशनी की तलाश है, उस रोशनी से हमारी जिंदगी में व्यत्यय होता है। पर अगर अपने थिएटर को अपना धर्म माना है, तो आप डिटोर लीजिए, जरूर लीजिए, पर उस धर्म के पास आपको वापस बार बार वापस आना, ये आपके जिंदगी का निर्णय है, ये आपके जिंदगी का निश्चय है। आप कुछ भी करें, आप फिल्म करें, आप टेलीविजन सीरियल करें, आप कुछ भी और काम करें, आप कोई भी काम करें, पर आप जितने भी समय मिले, जितना भी आपके जिंदगी में मौका मिले, आप थिएटर के पास वापस आइए, क्योंकि रंगमंच को आपकी जरूरत नहीं है, आपको रंगमंच की जरूरत है। रंगमंच आपके बगैर भी बहुत अच्छे से पनप जाएगा। वो करने के लिए बहुत नए जनरेशन से बार बार लोग उभर के आ रहे हैं और भी आते रहेंगे। जब दुनिया में बहुत मुश्किल घड़ी आई, तब भी रंगमंच होता रहा। शेक्सपियर 1603 से 1613, ये 10 साल जो शेक्सपियर के मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स है, उस 10 साल में पैंडेमिक रहा, ब्यूबनिक प्लेग छाया रहा।
उसमें कुछ उस 13 साल में 60 महीने के लिए ऑडिटोरियम बंद रहा। तो उस बंद रहने के बावजूद भी शेक्सपियर कभी इसमें से हताश होके नैरेटिव पोएम लिखने लगे, कभी उसके लिए प्ले बदल दिए। 1606 में जब पूरी तरह से मैकबेथ, किंग लियर ये सब ग्लोब थिएटर में चल रहा है, उस समय अगस्त के महीने में ग्लोब थिएटर बंद हो जा रहा है बेवनिक प्लेग के कारण। उसी प्लेग में अक्टूबर महीने में शेक्सपियर के मकान मालकिन की मौत हो रही है। मौत शेक्सपियर कितने करीब आ रहे हैं, पर उसके बाद शेक्सपियर को ऑडिटोरियम शिफ्ट करना पड़ रहा है। वो ओपन एयर ग्लोब से इंडोर ऑडिटोरियम में आ रहा है। इंडोर ऑडिटोरियम के लिए नए सिरे से प्ले लिख रहे हैं। सो दुनिया में मुश्किलातें आती रहेगी, आपके कुछ व्यक्तिगत मुश्किलातें आती रहेगी, आपके सामाजिक मुश्किलातें आती रहेगी, पर वो मुश्किलातों से आपको जूझना पड़ेगा और आपको एक नए सिरे से काम करना पड़ेगा और रंगमंच के लिए एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 40 मिनट बोलने वाला था और उसके बाद 15 मिनट का सवाल जवाब था, तो मेरे 45 मिनट पार करके मैं 47 मिनट हो गया। मैं सवाल जवाब पे आता हूँ। अनिल टिक्कू जी पूछ रहे हैं कि आजकल के युवा कलाकारों को इस सब के लिए कैसे प्रेरणा दें। देखिए, प्रेरणा देने वाले हम कोई है नहीं। रंगमंच, जैसे मैंने कहा, एक धर्म की तरह है। आप किसी पे विश्वास नहीं आरोप कर सकते, आप अपनी खुद की साधना कर सकते हैं। आपका जो भी मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, या जो भी आपकी देवता है, आपका जो भी परम है, चाहे आपका वो मार्क्सवाद हो, चाहे आपका वो कोई भी जीवित व्यक्ति आपकी देवता हो, आप उनकी साधना करें। वो साधना करते करते बाकी लोगों को लगेगा कि इनमें कोई बड़ी बात है, बहुत सारे लोगों को नहीं लगेगा। पर अगर आप आपकी साधना करते गए तो आपकी साधना देख के किसी ना किसी को लगेगा कि इसमें जरूर कोई बड़ी बात है, तो आपके साथ आके जुटेगा और फिर धीरे धीरे ये ग्रुप बड़ा होता जाएगा। एकदम दूसरे कॉन्टेक्स्ट का एक माओवादी कवि का एक कविता इसमें कोट करने का बड़ा मन कर रहा है। मतलब कहाँ आके एक धर्म और एक पॉलिटिकल फिलोसफी एक जगह हो जाता है, अगर आपके अंदर उसके लिए जुनून है और उसके लिए पागलपन है। तो एक माओवादी कवि की एक कविता है कि एक युवा था, वो बहुत अकेला था। तो एक दिन धीरे धीरे कुछ लोग, एक और युवा उसका साथी बना और दोनों मिलके एक दिन जेल गया। একটি যুবক ছিল একেবারে একা, একজন ক্রমে ক্রমে সঙ্গী হলো তার, দুয়ে मिले एक दिन गैलो कारागारे। दोनों मिलके एक दिन जेल में गया और जेल में जाकर पता चला कि वही लोग तो कुछ एक हजारों में हैं, हजारों के तादाद में हैं। गए देखे ताराई तो कয়েক हजार। तो आप एक रंगकर्मी हैं, आपके साथ धीरे धीरे एक और जुट जाएगा और दोनों मिलके जब रंगकर्म के अंदर अब घुस जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस रंगकर्म के मंदिर में या मस्जिद में या कारागार में या उसको जो भी कहा जाए, उस दायरे के अंदर कुछ एक हजार लोग हैं। तो मैं किसी का प्रेरणा नहीं बन सकता, मैं सिर्फ अपना काम कर सकता हूं। जिसको मुझे प्रेरणा बनाना होगा वो बना ही लेगा। वो किसी ना किसी तरह से मैं अगर द्रोणाचार्य हूं तो जरूरी नहीं है कि मुझे अर्जुन ही मिले। हो सकता है बहुत सारे एकलव्य जो मेरे से नहीं सीख पाए या जिसको मैंने सिखाने से नकार दिया, वो जरूर अपने आप अकेले में साधना करके भी वो गुरु से बेहतर शिष्य बन जाएंगे और इस रंगमंच की धारणा को, इस रंगमंच की कोशिश को, इस रंगमंच के एक्सप्लोरेशन को, इस रंगमंच की सुंदरता को, उसकी कुत्सितपन को, उसके सारे फिलोसफी को आगे ले जाएंगे। उसके लिए मैं किसका प्रेरणा बनूंगा? जैसे मेरी प्रेरणा कोई बनी, तृप्ति मित्र बनी, उनको नहीं पता था कि वो मेरी प्रेरणा बन रही है।
उनको अपना थिएटर करना था, उन्होंने किया है। और ऐसे ही अगर मैं किसी का प्रेरणा बना तो वो मुझे शायद पता भी नहीं चलेगा, मेरे जीते जी शायद वो मुझे जैसे आगे जिंदगी चलेगी तो हो सकता है आज से करीब 100 साल बाद कोई मेरे कोई काम का, या आपके अनिल जी आपके कोई काम का, या मेरे इर्द गिर्द और जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उनके काम से प्रेरित होकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे और उस काम को रेफर करेंगे। शेक्सपियर के समय भी शेक्सपियर सबसे पॉपुलर प्ले मेकर तो थे नहीं। शेक्सपियर के पैरेलली बेन जॉनसन या मार्लो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, पर धीरे धीरे शेक्सपियर का काम और बाकी लोगों को प्रेरित करता गया और आज की तारीख में, आज की इतिहास में शेक्सपियर एक ज़्यादा बड़ा प्रेरणा है। सो that's one of the thing that I can say about। पार्थोसेन पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक के बल्ब के बाद चिप सेट के तरह कम समय में काम को क्या एक्सपेरिमेंट समझकर स्वीकार नहीं कर सकते नाटक में? मेरा इस बारे में जो धारणा है कि एक बल्ब और एक चिप सेट दोनों टेक्नोलॉजी है, पर एक बल्ब से उसका काम लेना और एक चिप सेट से उसका काम लेना क्रिएटिवली, इन दोनों में ही समान समय लगता है। एक बल्ब की जितनी क्षमता है उसको अपना मैक्सिमम काम कराने के लिए जितना समय लगता है, उससे क्रिएटिवली काम कराने के लिए जितना समय लगता है, एक चिपसेट में काम कराने के लिए भी उतना ही समय लगता है। और एक्सपेरिमेंटल काम करने के लिए जब मुझे निश्चित रूप से मालूम नहीं है, एक्चुअली किसी भी नाटक में निश्चित रूप से मालूम नहीं होता, पर अगर मैं शुरू ही कर रहा हूं एक अनिश्चयता की भित्तिभूमि से, जब मुझे कुछ भी नहीं मालूम, जब मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरा स्क्रिप्ट क्या है, मेरे एक्टर्स कौन है, मेरा थिएटर करने का स्पेस क्या है, थिएटर करने के एम क्या है, उसकी राजनीति क्या है, उसका फंड कहाँ से आएगा, उसका विजुअल कैसे होगा, उससे मैं कौन सी बात किस दर्शक से कहने जा रहा हूं, ये सब जब मुझे कुछ भी नहीं मालूम और सब चीज मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो तब मुझे लगता है मुझे और समय लगेगा। जब मुझे थोड़ा बहुत मालूम होता है तब शायद ये थोड़ा जल्दी हो भी सकता है, पर when I am more experimenting, when I am not sure, when I am working in a laboratory situation, when I am working with students, when I am trying to teach theater and I am to teach theater to the artists of the future, जहां मैं अपना सोच उनके ऊपर थोपना नहीं चाहता, हालांकि उनके सोच को और आगे बढ़ाना चाहता हूं और भविष्य के रंगमंच को बनाना चाहता हूं, वहां तो समय और ज्यादा चाहिए। वहां तो शायद तपस्या करने के बाद भी कोई छोड़ मिले ना मिले, एक्सपेरिमेंट में हमेशा उसका रिजल्ट आएगा ही, ये तो कोई निश्चित बात है ही नहीं। इसीलिए एक्सपेरिमेंटल थिएटर को मुझे लगता है और समय लगता है और कोशिश लगती है, और ऐसे बहुत जल्दी जल्दी गर्मा गर्म मैगी थिएटर में मैंने कभी विश्वास किया नहीं, हालांकि मुझे करना पड़ा, जिसलिए मैं कहीं भी अपना बायोडेटा लिखता हूं तो वहां पे मैं अपना मैगी थिएटर के बारे में उल्लेख नहीं करता हूं। जो भी मुझे मेरे नौकरी के लिए, मेरे काम के लिए या किसी के अनुरोध में आकर या पेट चलाने के लिए या किसी ग्रांट के ज़रूरत को भरने के लिए जो थिएटर मुझे करना पड़ा, मैंने जहाँ तक हो सका उस थिएटर को अपने ज़िंदगी का, अपने रंग कर्म के दायरे से बाहर रखने की कोशिश करी। मैंने हमेशा यही कहा कि वो मेरे नौकरी का पार्ट है या वो मेरे मजबूरी का हिस्सा है, वो अभाव का संतान है, मल्लिका के संतान की तरह। तो अभाव के संतान में और प्रेम के संतान में शायद कुछ फर्क हमें रखना चाहिए। तो वही आषाढ़ के एक दिन के मल्लिका की तरह मैं कह सकता हूं कि हम सबको शायद कम ज़्यादा अभाव के संतान को पालना पड़ता है और अभाव के संतान को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, पर
उस अभाव के संतान से परे प्रेम के संतान को भी शायद हमें तवज्जो देना चाहिए, और प्रेम के संतान के लिए ही हम हमारी ज़िंदगी को, हमारी जान को न्यौछावर करनी चाहिए, ये मुझे लगता है। तो मैगी थिएटर रहेगा, 2 मिनट में हम उसको पका के गर्मा गर्म दर्शकों को खिलाएंगे, और करके शायद शर्मिंदा भी महसूस करेंगे, और उस तरह के नाटक को देखते हुए सोचेंगे भी कि जहां हमें पहुंचना था शायद वहां हम पहुंचे नहीं, और उसमें हमें शर्म महसूस होगी, और शायद रात को घर आके अपने आप को शीशे में देखने से शर्म पैदा होगा, और हम सोचेंगे कि ये ऐसे थिएटर के लिए तो हम इस रास्ते में चलना शुरू नहीं किए थे। जब चलना शुरू किए थे तब तो इसके अंदर एक कोई बड़ा सपना था, कोई एक रास्ता था जो आज हम खो चुके हैं। पर उस शर्मिंदगी को महसूस करके अगले दिन जाके फिर से मैगी थिएटर नहीं करके एक प्रेम के संतान को ढूंढना, और अपने इच्छा से, अपने जोश से अपने सपनों को साकार करने की एक कोशिश फिर से करनी पड़ेगी, जब तक जिंदगी है, जब तक जोश है, जब तक प्राण है, जब तक वो सपना है। तो इस तरह के एक शायद जिंदगी चलाना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ आई सी। नरेश गुलाटी जी कह रहे हैं कि ये फर्क स्वयं स्वीकार करना, देखिए स्वीकार करने में क्या जाता है। पिंजरे की टैगोर के एक नाटक में, रविंद्रनाथ के एक नाटक में एक चरित्र कहता है लाल कनेर में कि पिंजरे की पंछी, पिंजरे के जो सलाखे हैं उसको ठोकर मारता है, वो प्यार से नहीं है, ये पंछी को भी पता है और पिंजरे को भी पता है। सो जो हमारे अभाव का संतान है वो हमारे प्रेम का संतान नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। और हम जितने भी लोग थिएटर करते हैं, थिएटर में हैं, वो तो हम किसी भी एक नाटक का 10 मिनट देख के, 5 मिनट देख के समझ जाते हैं कि ये नाटक प्रेम का संतान है कि अभाव का संतान है। तो और उसके लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहराते, उसके लिए हम किसी को नीचा नहीं ठहराते। ये जिंदगी है, इसमें कमाना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, और अपने आर्ट को बेचना भी पड़ता है। बर्नार्ड शॉ ने जैसे कहा था कि मुझे मेरे प्ले को दिखाने के लिए अगर नाचना पड़ेगा तो पहले मैं नाच के लोगों को इकट्ठा करूंगा, फिर मैं अपनी राजनीति की बात करूंगा। तो उस तरह से अपनी बात कहने के लिए बाजार में खड़ा होना पड़ता है, और बाजार में नाच के लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। पर उस बाजार में भी कई बार प्रेम का संतान पैदा होता है। कहाँ प्रेम बड़ी अद्भुत चीज है, वो कहाँ से, किस जगह में, कैसे वो उसका उद्भव होगा, और कैसे वो हमारे अंदर की इमोशन से निकल के एक नाटक को रूप देगा, और जो नाटक के जरिए मैं एक कोई नई दिशा तक खुद भी पहुंचूंगा, और मेरे साथ चलने वाले दर्शकों को, और जो भी मेरे साथ जुड़ने वाले करने वालों को, समालोचक को, जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों को साथ में लेके चल पाऊंगा, ये कोई नहीं कह सकता। ये तो होते होते होता है, प्रेम जैसे होते होते होता है। प्रेम तो कोई प्लान करके फलाना लड़की सुंदर है तो मैं उसके प्रेम में पढ़ूंगा, ऐसे करके तो प्रेम होता नहीं है। किसी दिन बादल के अंदर से छटी हुई रोशनी से रोशनी किसके बालों में गिरेगी, और उस मोमेंट पे आपकी किसकी काली आंखों से आपका प्रेम हो जाएगा, ये आप भी कुछ नहीं कह सकते। सो रंगकर्म एक जिंदगी जीने की तरह है, और उसको चलाते जाना एक काम है, उसको धर्म मान के करते जाना एक काम है। एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ इट। वेलबन जी पूछ रहे हैं, यू हैव बीन एन इंटरनेशनली एक्सपोज्ड एंड ट्रेन्ड एक्टर एंड डायरेक्टर, हाउ यू सी इंडियन थिएटर फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वेस्ट। बहुत बड़ी मुश्किल सवाल है बलबंत जी, ऐसे सवाल पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि इसका जवाब अप्रिय हो सकता है। भारतीय थिएटर की सबसे बड़ी मुश्किल है और सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसका भारतीय ना होना। भारतीय थिएटर के, चाहे वो क्लासिकल थिएटर हो, चाहे वो ट्रेडिशनल थिएटर हो, चाहे अंग्रेज से मिला हुआ प्रोसेनियम थिएटर हो, चाहे अमेरिकी इन्फ्लुएंस से थर्ड थिएटर जो बादल सरकार के हाथ में एक नया आयाम मिला हो, बहुत तरह की थिएटर भारत में होता है। पर भारत की थिएटर की खासियत है कि भारत की थिएटर बहुत निश्चित रूप से भारतीय है और वो भारतीय मानस को किसी एक तरह से प्रेजेंट करता है और भारतीय जनता के लिए होता है। इट्स वेरी पर्टिकुलरली लोकल। और मैंने यही चीज बार बार देखा है कि जो चीज जितने ठोस रूप से लोकल है, जो बिल्कुल ही मेरे व्यक्तिगत से शुरू होके मेरे इर्द गिर्द के लोगों के लिए, मेरी भाषा, मेरी संस्कृति, मेरा सोच, मेरे सारे कमजोरी और सारे स्ट्रेंथ को समझने वाले सहृदय दर्शक के लिए है, वही थिएटर वही थिएटर पूरी दुनिया में सबको समझ में आती है। जितने बार मैं इंटरनेशनली काम किया या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में काम किया, जब मैं यूरोपियन की तरह, अमेरिकन की तरह, ऑस्ट्रेलियन की तरह हो उठने की कोशिश करी, उतने बार मेरा काम नाकाम रहा, वो बेकार रहा, वो किसी देश में कहीं से किसी ने सराहा नहीं। पर जब मैं ठोस हो पाया, जब मैंने कहा कि अच्छा ये आपका काम है पर मैं तो ऐसे सोचता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मेरे देश में इस रंग का ऐसा वैल्यू है, मुझे लाल रंग देख के ऐसे लगता है, मुझे शाम देख के ऐसे लगता है, मुझे दुख होता है तो मुझे फलाना कविता याद आती है। और जितना मैं व्यक्तिगत हो पाया वो व्यक्तिगत ही यूनिवर्सल हो पाया। पर ये पिछले 2-3 दशक से मैं एक तरह का नाटक देखता हूं, हालांकि कभी कभी मैं भी उस तरह के काम का हिस्सा रहा और उस तरह का काम किया भी, और वो काम 4-5-8-10 साल करने के बाद मैंने छोड़ भी दिया है, कि जहां पे आप इंडियन मटेरियल को उठा के उसका एक जल्द एक छौंक बनाते हैं, एक चाट नुमा बनाते हैं, जिसमें थोड़े पापड़, थोड़ा अचार, थोड़ा चटनी, थोड़ी मिर्ची, थोड़ी इमली के पानी टाइप लोकल मटेरियल डाल के उसको गर्मा गर्म एक बहुत अच्छा कटलरी में सर्व करते हैं। और पूरी तरह से वो पाश्चात्य की दर्शक के लिए, पाश्चात्य की एस्थेटिक्स में और पाश्चात्य में ही डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए बनाया जाता है। देश के दर्शकों के लिए उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। यहां तक कि कई बार तो नाटक ऐसे बनता है कि वो देश में कम से कम दर्शक देख पाए और उसका इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ही ज्यादा हो। तो मेरे लिए इस तरह के नाटक का कोई मूल्य नहीं है। जो नाटक चरम रूप में लोकल नहीं है, वो नाटक ग्लोबल हो ही नहीं सकता। जो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांगली लोकल हो, वही लोकल का दायरा पार करके ग्लोकल और ग्लोबल हो उठ पाता है। ये होमी भाभा की द लोकेशन ऑफ कल्चर, विच इज अ फेयरली आई थिंक ऑलमोस्ट 2 decades ओल्ड बुक, जो बहुत इलेबोरेटली इसके बारे में बात करते हैं। एंड पर्टिकुलरली जो सबऑल्टर्न स्टडीज, पर्टिकुलरली गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक की राइटिंग, एडवर्ड साइद की पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग, फ्रांस फेनन की राइटिंग, इस तरह के एक पोस्ट कॉलोनियल सबऑल्टर्न मार्जिनल राइटिंग की जो पोजीशन है, जिससे एक तथाकथित उच्च कोटि के भारतवर्ष का कल्पना नहीं करके एक निम्न कोटि के भारत, एक अलिखित भारत का इतिहास, जो तथाकथित सुलिखित इतिहास के बाहर जो भारत रह गए, जिस भारत को हम नहीं दर्शा पाए, नहीं दर्शाना चाहा, उस भारतवासी तक पहुंचना और उस भारतवासी की कहानी बताना, ये इंटरनेशनली हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें मुझे एक चीज याद आती है कि मैं एक बार कुंभ मेला गया था पिछले कुछ साल पहले। इलाहाबाद में महाकुंभ हो रहा था, तो उसमें मौनी अमावस्या में मैं गया था। अपेरेंटली 144 साल बाद वो महाकुंभ हो रहा था।
तो उस दिन 3 करोड़ लोग सरकारी हिसाब से उस मेले में आए थे। सो उस मेले के बीच में खड़ा हूं और उस मेले में 3 करोड़ लोगों को मैं देख रहा हूं, और देख के मुझे लगा कि ये जो 3 करोड़ जनता है मेरे देश के 2% लोग, कम से कम 2 से 2.5% लोग इस समय मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं, इन सब लोगों तक मैं शायद अपने थिएटर से कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। और ये मेरे देश के 2-2.5% जनता, ये 3 करोड़ जनता को मेरी थिएटर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो उस दिन मुझे ये सोचने के लिए मैं मजबूर हुआ कि ऐसा कौन सा थिएटर है जो मेरे इन दर्शकों के लिए बहुत जरूरी हो, और ये इन दर्शकों के लिए मैं थिएटर कर सकूं। और अगर मैं वो थिएटर कर पाया जो मेरे दर्शक के लिए, मेरे देश के, मेरे कल्चर के, मैं जहां स्थित हूं उन दर्शकों के लिए मैं इसको मीनिंगफुल बना पाया, तो इमीडिएटली वो पूरी दुनिया में वो मीनिंगफुल होगा। सत्यजीत रे को मीनिंगफुल और इंटरनेशनली एक्लेम्ड फिल्म मेकर बनने के लिए उनको फ्रांस की कहानी, जर्मनी की कहानी और अमेरिका की कहानी बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उनको बंगाल की गांव की कहानी, उनके इर्द गिर्द दिखी हुई कहानी, कलकत्ता शहर की कहानी, जहां वो बढ़े पले हैं, जहां उनके बचपन बीते हैं, जिस तरह के चरित्रों को अपने इर्द गिर्द देखे हैं, जो कहानी पढ़ के वो बचपन से बड़े हुए हैं, ऐसी कहानी कहना जरूरी था। सो द मोर वी आर ट्रू एंड ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स, द मोर इंटरनेशनल वी आर। The more we are trying to pick up a fake internationalism, a neo-internationalism, and we are trying to justify ourselves by some quote-unquote international standards, the more fake we are. And of course, the world doesn't need it. अगर हम एक अमेरिकी स्टाइल की थिएटर कर रहे हो, वो अमेरिकन बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं हमसे। अगर हम एक फ्रेंच स्टाइल की थिएटर कर रहे हैं तो वो एक फ्रेंच बहुत अच्छा करते हैं मुझसे। अगर मैं एक कोई तथाकथित पोस्ट ड्रामेटिक थिएटर कर रहा हूं तो ऑलरेडी 20 साल से पोस्ट ड्रामेटिक थिएटर करने वाले लोग मेरे से बहुत अच्छा करते हैं वो। तो यूरोप के, अमेरिका के दर्शाए हुए रास्ते में, पाश्चात्य के दर्शाए हुए रास्ते में कोई थिएटर करने की जरूरत नहीं है मुझे अपने थिएटर के प्रति, अपने दर्शकों के प्रति, अपनी कहानियों के प्रति, अपने सच्चाई के प्रति ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। एक जैसे मैजिक रियलिस्ट कहते हैं कि आपको हम लोगों को पश्चिम की झूठे वास्तववाद की जरूरत नहीं है। हमारी वास्तववाद में हमारी दादी अम्माओं की कहानी, हमारी मिथोलॉजी, हमारे संस्कार, हमारी प्रवृत्ति सब मिली जुली है। सो वी डू नॉट नीड अ रियलिज्म। आवर रियलिज्म इज अ मैजिकल रियलिज्म, और मे बी इंडियन रियलिज्म इज फार अपार्ट देन इवन the Latin American magic realism. We have another ism which we have to name, which we have to make claim for a position in the whole world. तो इस तरह से एक अहंकार के साथ, अपनेपन के साथ, अपने जमीन पे जड़ जमाए थिएटर, वो अंतर्जातिक क्षेत्र में जो लोग तथाकथित अंतर्जातिक थिएटर कर रहे हैं उनके काम में मुझे बहुत कम नजर आती है। तो स्पेनिश कवि हिमेनेज जैसे कहते हैं, उस बात से मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि वो चाहते हैं कि सारे पंख के जड़ निकले और जड़ों के पंख। तो हमारे थिएटर में बहुत सारे पंख तो देखने को मिलते हैं, पर उस पंख के जड़ नहीं हैं, और जहां जड़ ज्यादा जमीन में घुस गए हैं उस जड़ को पंख नहीं मिलता। तो उम्मीद है कि हम जड़ों को पंख दे पाए और पंखों को जड़। तो टॉक्ड द सेशन, ऑलरेडी 1 hour 10 minutes, and I hope that you all enjoyed the session and you liked it, and thank you so very much for listening to me. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित मिश्र कह रही है, आउट ऑफ ऑल योर प्रोडक्शंस व्हिच वन डू यू थिंक इज वेरी सेटिस्फाइंग और सक्सेसफुल टू यू? None of them. If a play had been successful or satisfying to me, then I would have left theatre. My last play is the most unsatisfying one, and it's always like that, and it will remain that.
सो लाइफ इज़ अ जर्नी एंड इट्स ऑलवेज कंटिन्यूएशन. अगर आप लोगों का कोई और सवाल जवाब है तो और थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं. विपुला पृथ्वी और निरवधि काल है. ऐसे मैं कोई बहुत ज़रूरी काम तो नहीं है और थिएटर से ज़रूरी काम तो और है ही नहीं. संजीव गुप्ता जी कह रहे हैं कि थैंक्स सो मच सर, थैंक यू. जयरूप जीवन जी कह रहे हैं लवली. अनिल टिक्कू जी थैंक यू. पार्थ सेन कह रहे हैं थैंक यू. जितेंद्र सिंह जामवाल थैंक यू. मज़ा आ गया दादा, मुझे भी बहुत मज़ा आया. मैं बोलते बोलते बहुत बह गया, बहुत पता नहीं मैं ज़रूरी बात कह पाया कि नहीं कह पाया. आयाश आसिफ आरिफ कह रहे हैं आई विश आई वुड इन्वाइट टू कश्मीर. आप कभी भी मुझे कश्मीर आने के लिए कहिए, मैं जाना बहुत पसंद करूंगा और आपको बिल्कुल मेरे लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा. मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा और खुद ही आपसे मिलके थिएटर की और गुफ्तगू करने की इच्छा उम्मीद रखता हूं. सो टू डू यू अ थिएटर इन कश्मीर, ऑफ कोर्स यू कॉल मी एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू कम टू कश्मीर. आजकल तो ऐसे ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मैं थोड़ी बहुत छुट्टी निकाल के ज़रूर कश्मीर आना चाहूँगा. और थिएटर तो कितना कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा आई डू नॉट नो, बट काम करने की कोशिश ज़रूर करूँगा. आप कभी भी मुझे बुलाइए तो, और आपके घर में सोने के लिए एक बिस्तर दे दीजिए और खाना हम मिलके साथ मिलके बना लेंगे. तो मैं कश्मीर जाना चाहूँगा और आप लोगों के साथ काम करना चाहूँगा. सर प्रमोशंस बिग बजट प्लेस के लिए कितना ज़रूरी होता है? प्रमोशंस हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है. वी आर स्टैंडिंग इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी. सो ये बात कहने की मतलब नहीं है कि प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है. प्रमोशन बिग बजट स्मॉल बजट सबके लिए ज़रूरी होता है. आप जो जिस किसी भी मार्केट में खड़े हैं, आपको उस मार्केट में बताना पड़ता है कि मैं हूँ, मेरा काम देखो. अगर आज कोई मेरी बात सुन रहे हैं तो वो फेसबुक में मैंने पोस्ट किया है, आपने पोस्ट किया है, तो इसलिए जितने भी लोग आए हैं ये लोग आके सुन रहे हैं. सो ये एक तरह का जर्नी है. आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, पर आज की तारीख में सोशल मीडिया होने के कारण प्रमोशन में पैसा खर्चा करने की ज़रूरत बहुत घट गई है. आज डिजिटल मार्केटिंग आके मार्केटिंग को एक नया आयाम दिया है और परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल बदल दिया है. तो इसीलिए प्रमोशन अब बहुत नए तरह से भी कर सकते हैं. व्हेन यू डू थिएटर एज अ डायरेक्टर इट्स डिफरेंट, बट हाउ टू अप्रोच इट एज एन एक्टर और सजेशन टू एक्टर्स. देखिए, एक्टर डायरेक्टर करके कुछ होता नहीं और पर्टिकुलरली डायरेक्टर करके कुछ होता नहीं है. डायरेक्टर एक रसिक है, एक सहृदय दर्शक है. आज से 200 साल के आसपास 200 साल से पहले डायरेक्टर नाम की कोई चीज़ थी नहीं, और मुझे लगता है और 200 साल बाद डायरेक्टर फिर रहेगा भी नहीं. नाटक अभिनेता का ही है. उस अभिनय करते करते एक अभिनेता या अभिनेता के मन वाला एक व्यक्ति उस अभिनय वर्ग से थोड़ा सा पीछे हट जाता है और या जाती है, और वो दूर से ये इस प्रोसेस को पूरा ऑब्जर्व करते हैं और वो कहते हैं कि इसमें शायद ऐसे होता तो और अच्छा होता, इसमें वैसा होता तो और अच्छा होता, इसमें शायद ये नीले रंग का कपड़ा नहीं पहन के लाल रंग का कपड़ा पहनता तो और अच्छा होता, इसके हाथ में शायद ऐसा सामान नहीं हो कि ऐसा सामान होता तो और अच्छा होता. तो अभिनेता ही द सेंट्रल क्रिएटर ऑफ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है. वो ही मुख्य पुजारी है. निर्देशक एक जुगाड़ सामान जुटाने वाला है. निर्देशक मुझे कई बार कॉन्ट्रैक्टर लगता है, और आज की तारीख में जब मैं देखता हूं कि कोई आके स्क्रिप्ट लिख रहा है, कोई आके ड्रामेटर्जी कर रहा है, कोई आके डिज़ाइन कर रहा है, कोई आके स्पीच कोच है किसी नाटक का, कोई उस नाटक का एक्टिंग कोच है, और डायरेक्टर एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह इन सब लोगों को जुटा के एक्टर के साथ काम कर रहा है, और जिसको एक्टिंग सिखाना है वो एक्टिंग सिखा रहा है, जिसको डिज़ाइन करना है वो डिज़ाइन कर रहा है, और डायरेक्टर सबके बीच एक कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है. तब मुझे एक डायरेक्टर को एक ठेकेदार से ज़्यादा वैल्यू नहीं लगता उस तरह के डायरेक्टर का.
अगर मुझे एक मकान बनाना है तो उस मकान का सपना देखा मैंने, और उस मकान का सपना शायद मेरे साथ मिलके एक आर्किटेक्ट ने देखा है। अब उसके बाद मैंने और आर्किटेक्ट ने मिलके एक ठेकेदार को दिया है, तो ठेकेदार 4 ट्रक रेत और 6 ट्रक ईंटा और 5 ट्रक सीमेंट ये सब लाके उस मकान को बनवा रहा है। पर उसमें वो मकान बन रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं उसमें रहूँगा, वो मेरा लोकेशन है, वो मेरा हैबिटेट है। तो मुझे लगता है कि द सेंट्रल हैबिटेट ऑफ अ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इज द एक्टर, और डायरेक्टर उसमें एक आर्किटेक्ट का रोल अदा कर सकता है। पर जितना आगे दिन जा रहा है, डायरेक्टर ये आर्किटेक्ट वाले रोल से ये ठेकेदार वाले रोल में ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर रहे हैं, और उस तरह के ठेकेदार डायरेक्टर से थोड़ा अभिनेता को बचना ही चाहिए। सर, एनएसडी में इस साल का एडमिशन का कोई लेटेस्ट अपडेट अगर आप दे सकते हैं। ये दूसरा फोरम है, इसमें मैं नहीं दे सकता हूँ एनएसडी के एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन, पर मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसके बारे में जल्द ही पता चल जाएगा। इसके बारे में एनएसडी में सोचा जा रहा है, पर एनएसडी आपको यथाविहित रूप में उसको बहुत जल्द ही सूचित करेंगे। सो यही मेरा डर था कि हमेशा मेरे रंगकर्मी परिचय से मेरा एनएसडी का एक सरकारी संस्थान का एक सरकारी नौकर का जो पहचान है वो सामने आ जाता है, और कई बार ऐसे लगता है कि मेरा रंगकर्म का काम भी उसी के पीछे छिप जाता है। तो इसमें शायद लग रहा है कि अब जाने का समय हो गया है। कोई पूछ रहे कि सर कहीं ना कहीं कभी ना कभी बहुत से ऑडियंस एक बुक को उसकी कवर से जज करना शुरू करते हैं, जैसा उसका कवर वैसा उसकी स्टोरी, उसके हिसाब से। आपके विचार सर? ये तो जज करेंगे ही, कुछ लोगों में धीरज होगा और कुछ लोग उस किताब को खोल के पढ़ेंगे, कुछ लोग उस के कवर से जज करेंगे। पर ये बात मैं पक्की तरह से कह सकता हूँ कि जो लोग किताब के कवर से उसको जज कर रहे हैं वो लोग पूरी किताब कभी नहीं पढ़ेंगे। वो लोग किताब के कवर देख के उसको थोड़ा हाथ में लेंगे, उसके 4-5 पेज पलटेंगे, पढ़ेंगे, और उसका अंत थोड़ा देख लेंगे या उसके पीछे का ब्लॉट पढ़ के फिर रख लेंगे। जो कवर देख के जज नहीं कर रहे हैं वही लोग आपके पाठक हैं। तो अगर कोई कवर देख के पढ़ रहे हैं तो जज कर रहे हैं कि ये किताब का कवर देख के ही मुझे लग रहा है कि इसको नहीं पढ़ना चाहिए या इसको पढ़ना चाहिए, तो वो एक पाठक की क्वालिटी में है ही नहीं, तो उसको इग्नोर करना ही अच्छा है। जिसके अंदर रस का ही बोध नहीं है उसके साथ क्या लेना देना है। हम तो रसिक लोग हैं, हमें तो रस निष्पत्ति की कोशिश है और रस निष्पत्ति करने की इच्छा भी है। तो जैसे लालन फकीर का एक बहुत अच्छा गाना है, शायद लालन फकीर का ही है, कि जिसको प्रेम का भाव नहीं मालूम है उसके साथ क्या लेन देन है। जिसको असली सोना फेंक के जो नकली सोना को उठाता है वो तो सोना ही नहीं पहचानता, उसके साथ क्या प्रेम और क्या लेन देन। तो जो किताब के कवर देख के जज कर रहा है तो किताब के कवर देख के जज करे, वो तो मेरा दर्शक है भी नहीं, उसके साथ तो मेरा कोई लेन देन ही नहीं है, वो तो मेरी दुनिया में है ही नहीं। तो मेरी दुनिया में तो मेरे ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग हैं, उन सब लोगों के साथ मुझे संबंध रखना तो है नहीं। तो कुछ लोगों को हम जानबूझ के भी अपनी जिंदगी से जाने देते हैं ना, तो ऐसे ही जो कवर देख के किताब जज करते हैं उनको जाने देते हैं अपनी जिंदगी से, तो यही बेहतर है। Quite a nice interaction with all of you and a beautiful afternoon. I hope maybe many such afternoons like this in near future. And I slowly take a leave, and it's indeed very long, a memorable evening which will be in my mind for very, very long. Thank you.
दर्द दिल दर्द आशना जानी, और बेदर्द कोई क्या जाने। थैंक यू सो मच, थैंक यू।